नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी आज की इस कहानी में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मुंबई से एक हॉरर कहानी लेकर आया हूँ। आज की हमारी कहानी मुंबई के गोरेगांव में रहने वाले एक आदमी की है जिसका नाम सचिन है। वो पेशे से एक ऑटो ड्राइवर है। तो चलिए अब यह कहानी सचिन की जुबानी सुनते हैं। दोस्तों, मेरा नाम सचिन है। मैं मुंबई के गोरेगांव का रहने वाला हूँ और पेशे से एक ऑटो ड्राइवर हूँ। मुंबई का नाम सुनते ही आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं किसी अमीर परिवार से हूं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसा आप लोग सोच रहे हैं, हकीकत उससे बिल्कुल उलट है। मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से हूं और मेरी गरीबी का कारण मेरे पिताजी हैं। हम लोग गोरेगांव के पास ही एक चौल में रहते हैं। मुंबई में चौल सिर्फ गरीबों की बस्ती मानी जाती है, यानी वहां सिर्फ गरीब लोग ही रहते हैं। चौल की जिंदगी कैसी होती है यह आप लोगों ने फिल्मों और टीवी सीरियल्स में देखा होगा। मेरी जिंदगी भी कुछ वैसी है, या यूं कहूं कि जब से मैं पैदा हुआ हूं तभी से मेरी जिंदगी ऐसी ही रही है। इसका कारण मेरे पिताजी थे। दरअसल मेरे पिताजी शुरू से ही फिल्म इंडस्ट्री में काम करना चाहते थे, लेकिन गरीब परिवार से होने के कारण उन्हें कभी इस इंडस्ट्री में आगे बढ़ने का मौका नहीं मिला। उन्होंने अपनी जिंदगी का एक बड़ा हिस्सा इस सपने को पूरा करने में लगा दिया, लेकिन जब उन्हें एहसास हुआ कि वह इसमें आगे नहीं बढ़ पाएंगे तो वह बहुत उदास रहने लगे। इस गम में वह धीरे धीरे मानसिक रूप से कमजोर होते गए और फिर शराब पीने लगे। ज्यादा शराब पीने की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ने लगी और कुछ ही दिनों में उनकी मौत हो गई। वह हमें हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। अब हमारे परिवार में सिर्फ 3 सदस्य बचे, मैं, मेरी माँ और मेरी छोटी बहन। परिवार में बड़ा बेटा होने के नाते अब सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई थी। मुझे घर के लिए पैसा कमाना था ताकि मेरा परिवार ठीक से रह सके। पिताजी के गुजर जाने के बाद मैं बहुत परेशान रहने लगा। मैं सोच रहा था कि ऐसा कौन सा काम करूं जिससे घर की आमदनी हो सके। तभी मेरे एक दोस्त ने सलाह दी कि मुंबई में ऑटो ड्राइवर अच्छा पैसा कमा लेते हैं और मुझे भी यही काम शुरू कर देना चाहिए। जब मैंने अपने दोस्त की बात सुनी तो मुझे भी यह सुझाव सही लगा। मैंने सोचा कि सुबह और रात को मैं घर पर रहूंगा और दिन में अच्छे से ऑटो चला लूंगा, लेकिन इसके लिए मुझे ऑटो खरीदना पड़ता और हमारे पास इतने पैसे नहीं थे कि हम एक नया ऑटो खरीद सके। तभी मेरे वही दोस्त ने मुझे सलाह दी कि मुंबई में कई ऐसे लोग हैं जो लोग ऑटो किराए पर देते हैं। उन्हें रोजाना का तय किया हुआ किराया देना होता है। इसके अलावा आप उस ऑटो से चाहे जितना भी कमाएं, बाकी के सारे पैसे आपके होते हैं। जब मैंने अपने दोस्त के मुंह से ये बात सुनी तो मैं और भी ज्यादा खुश हो गया। जल्दी ही मैंने एक ऐसा ऑटो किराए पर ले लिया और उसी से अपनी जिंदगी की नई शुरुआत की। अब मुझे ऑटो चलाते हुए लगभग 6 महीने हो चुके थे, लेकिन इन 6 महीनों में मेरी आमदनी कुछ खास नहीं हो रही थी। मैं परेशान रहने लगा था और सोचता था कि मुझे यही काम करना है, लेकिन ऐसा क्या करूं जिससे मेरी कमाई बढ़ सके। दरअसल मैं गोरेगांव से फिल्म सिटी तक ऑटो चलाने का काम करता था, लेकिन वहां ऑटो वालों की संख्या बहुत ज्यादा थी। इसी वजह से मुझे उतनी सवारियां नहीं मिल पाती थीं। इसी परेशानी में मेरे दिमाग में एक नया ख्याल आया। मुझे अपना ऑटो किसी ऐसे इलाके में चलाना चाहिए जहां सवारियां ज्यादा हो, लेकिन ऑटो वालों की संख्या कम हो। इसी सोच के चलते मैंने ऐसी जगह की तलाश शुरू कर दी जहां पर कम ऑटो चलते हो। कुछ ही दिनों बाद मुझे पता चला कि जिस जगह मैं अभी ऑटो चला रहा हूं उसके दूसरी तरफ एक इलाका है जहां बहुत से गरीब लोग रहते हैं, लेकिन वह इलाका दिखने में काफी सुनसान लगता है। वहां कोई भी ऑटो नहीं चलता। जब मैंने यह सुना तो बहुत अजीब लगा। मैंने सोचा कि कोई तो ऑटो वाला वहां पर काम करता ही होगा, लेकिन धीरे धीरे मुझे पता चला कि उस इलाके में एक भी ऑटो नहीं चलता और इसी वजह से वहां के लोग काफी परेशान रहते हैं। अब यह बात मेरे लिए किसी सुनहरे मौके से कम नहीं थी। इस बारे में जानने के बाद मैं बहुत खुश हुआ और तय कर लिया कि कल से ही मैं इस इलाके को छोड़कर उस सुनसान इलाके में ऑटो चलाना शुरू कर दूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरा यही एक फैसला मेरी जिंदगी को पूरी तरह बदल देगा। मुझे नहीं पता था कि मेरा ये कदम मुझे एक ऐसे खौफनाक हादसे से रूबरू करवाने वाला है जिसे याद करके आज भी मेरी रूह कांप उठती है। वह हादसा इतना डरावना और भयानक था कि अगर आज भी मैं रात को ऑटो चलाते वक्त उसे याद कर लूं तो मुझे ऐसा लगता है कि वह अब भी मेरे पीछे ही बैठी हुई है
और ठीक उसी तरह मुझे देख रही है जिस तरीके से उस रात देख रही थी। उसका वह डरावना चेहरा अब भी मेरी आंखों के सामने आने लगता है। उस घटना को याद करते ही मुझे बहुत ज्यादा डर लगने लगता है। ऐसा लगता है जैसे अभी अभी वह घटना मेरे साथ हुई है, जबकि उस घटना को हुए आज लगभग 4 साल बीत चुके हैं। फिर भी उसके होने का एहसास मैं अपने ज़हन से नहीं निकाल पाया हूँ। दरअसल दूसरे दिन से ही मैंने उस सुनसान इलाके में ऑटो चलाना शुरू कर दिया। उस इलाके में बहुत सारी फैक्ट्रियां थीं और उन्हीं फैक्ट्रियों में अलग अलग इलाकों से आकर मजदूर लोग काम करने के लिए जाया करते थे। लेकिन पता नहीं क्यों उस एरिया में एक भी ऑटो नहीं चलता था। इसी वजह से उन मजदूरों को पैदल ही फैक्ट्रियों में जाना पड़ता था। धीरे धीरे जब मैंने उस एरिया में लंबे रूट पर ऑटो चलाना शुरू किया तो मुझे बहुत सी सवारियां भी मिलने लगीं। पहले जहां मैं ऑटो चलाता था वहां मुझे कम दूरी की ही सवारियां मिलती थीं, जिससे मेरी कमाई भी कम होती थी। लेकिन इस नए एरिया में ऑटो चलाने के बाद मुझे लंबी लंबी दूरी की सवारियां मिलने लगीं और इसी वजह से मेरा किराया भी ज्यादा बनने लगा। मेरी आमदनी भी बढ़ने लगी। कुछ ही दिनों में मैं बहुत खुश हो गया। मैं मन ही मन सोच रहा था कि अगर मेरी रोजाना इसी तरह कमाई होती रही तो आने वाले कुछ ही दिनों में मैं अपना खुद का नया ऑटो खरीद लूंगा। लेकिन मुझे क्या पता था कि आगे चलकर मेरे साथ कुछ ऐसा होने वाला है कि नया ऑटो लेने की तो दूर की बात, बल्कि मेरे पास जो ये पुराना किराए का ऑटो है वह भी मेरे हाथ से चला जाएगा। दरअसल एक दिन मैं शाम के वक्त कुछ सवारियों को छोड़कर एक सुनसान रास्ते से होते हुए वापस आ रहा था। तभी मैंने सड़क के किनारे 3 लोगों को खड़े देखा। वे मुझे दूर से ही ऑटो रोकने का इशारा कर रहे थे। मैंने उन्हें अपने ऑटो में बैठा लिया। जैसे ही वे लोग ऑटो में बैठे वे आपस में धीरे धीरे फुसफुसाने लगे और एक दूसरे से बातें करने लगे। लेकिन मेरा ऑटो काफी पुराना था और वह चलते वक्त बहुत ज्यादा आवाज करता था। इसी वजह से ऑटो की आवाज के कारण मुझे उनकी बातें ठीक से सुनाई नहीं दे रही थीं। लेकिन तभी आगे चलकर सड़क थोड़ी अच्छी आ जाती है और मैं लगातार अपने ऑटो को एक अच्छी रफ्तार में चला रहा था। इसी वजह से अब मुझे उन लोगों की आवाज थोड़ी ठीक से सुनाई देने लगती है। जब मैं उनकी बातें सुनता हूं तो मुझे समझ में आता है कि वे आपस में चर्चा कर रहे थे। ये तो कमाल हो गया। आज से पहले इस सड़क पर कोई भी ऑटो वाला नहीं चलता था। उस हादसे के बाद से सभी ऑटो ड्राइवर इस रूट पर आने से डरते थे। लेकिन आज पता नहीं ये ऑटो वाला क्यों यहां आया है। शायद इसे उस चीज के बारे में पता नहीं होगा। लेकिन अगर इसे भी उसके बारे में पता चल गया तो देख लेना, ये भी कल से ही यहां ऑटो चलाना बंद कर देगा। जब मैंने ये सुना तो मेरे मन में सवाल उठने लगे। आखिर ये लोग किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं जिसके बारे में मुझे जानकारी नहीं है? और ऐसा क्या है जिसके बारे में पता चलते ही मैं यहां ऑटो चलाना बंद कर दूंगा? मैं अभी उनसे कुछ पूछता उससे पहले ही उनमें से एक ने मुझे रुकने का इशारा किया। जैसे ही मैंने ऑटो रोका वे लोग नीचे उतर गए और मुझे किराए के पैसे देकर वहां से चले गए। उस दिन तो मेरे साथ कुछ भी अजीब नहीं हुआ। शाम होने के बाद मैं हमेशा की तरह ऑटो लेकर घर लौट आया। लेकिन अगले दिन मेरे साथ ऐसा कुछ हुआ कि उसके बाद मैंने वही किया जो वे लोग कह रहे थे। यानी मैंने हमेशा के लिए उस इलाके में ऑटो चलाना बंद कर दिया, क्योंकि वह घटना इतनी डरावनी थी कि उस इलाके में ऑटो चलाना बंद करने के बाद भी मैं कई दिनों तक बहुत ज्यादा डरता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं फिर से अपने ऑटो को लेकर बाहर निकला तो वह मुझे वहीं पर मार देगी। हर सवारी को बिठाते समय आज भी मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ये वही तो नहीं है। लेकिन मैं कर भी क्या सकता हूँ? मेरे घर में कोई दूसरा कमाने वाला नहीं है। मैं तो इसी डर के साथ अपना काम आज भी कर रहा हूँ। अब दूसरा दिन होता है। मैं अपने घर से सुबह हाथ मुंह धोकर अपना ऑटो लेकर निकलता हूँ और उसी इलाके में ऑटो चलाने लगता हूँ। 1-2 चक्कर लगाने के बाद मुझे सवारियां मिल जाती हैं। सुबह सुबह वही लोग सवारी के रूप में मिलते थे जो उन फैक्ट्रियों में काम करने के लिए जाते थे। सुबह उन लोगों को फैक्ट्रियों में छोड़ने के बाद मैं वापस लौट रहा था कि तभी मुझे वह सड़क आज बहुत ज्यादा सुनसान दिखाई दी। सड़क पर एक भी इंसान नजर नहीं आ रहा था। ये देखकर मैं सोचने लगा कि आज तो मेरा दिन बहुत खराब जाने वाला है, क्योंकि शायद बहुत से लोग काम पर नहीं आए हैं। इसी वजह से मुझे सवारियां भी बहुत कम मिल रही थीं।
अब दोपहर का वक्त हो चुका था और धूप भी बहुत तेज हो गई थी। गर्म हवाएं मुझे ऑटो चलाने में काफी दिक्कत दे रही थीं। इसी वजह से मैंने सड़क के किनारे एक बड़े पेड़ की छाया देखकर वहां अपने ऑटो को खड़ा कर दिया और थोड़ी देर आराम करने के लिए ऑटो में ही लेट गया। मैं तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए आराम कर रहा था, लेकिन पता नहीं कब मेरी आंख लग गई। आज भी मुझे उस दिन का अफसोस होता है कि आखिर मुझे इतनी लंबी नींद आई तो आई कैसे, क्योंकि जब मेरी आंख खुली तो उस दिन शाम का वक्त हो चुका था और मेरे चारों तरफ सिर्फ अंधेरा ही अंधेरा था। नींद खुलते ही जब मैंने अपने मोबाइल में टाइम देखा तो उस वक्त रात के 8 बज रहे थे। नींद खुलते ही मैं मन ही मन सोचने लगा, आज मुझे इतनी ज्यादा नींद कैसे आ गई। आज से पहले तो कभी भी मुझे इतनी लंबी नींद नहीं आई थी। अब यही सोचकर मैं उठता हूँ और ऑटो में रखी पानी की बोतल निकालकर बाहर जाता हूँ। फिर अपना मुंह धोकर वापस ऑटो में आकर बैठ जाता हूँ और ऑटो स्टार्ट करके उस सुनसान सड़क से अपने घर की तरफ चलने लगता हूँ। अब मैं रास्ते में सोच रहा था, आज तो बिल्कुल भी कमाई नहीं हुई। अगर रोज ऐसा ही चलता रहा तो थोड़े ही दिनों में मेरी हालत फिर से पहले जैसी हो जाएगी। अभी मैं यही सोच ही रहा था कि अचानक चलते चलते मेरी नज़र सड़क के किनारे खड़ी एक औरत पर पड़ती है। वह मुझे दूर से ही हाथ से रुकने का इशारा कर रही थी। उसे देखकर मैं सोचता हूँ, चलो अच्छा है, घर जाते वक्त कम से कम एक सवारी तो मिल गई, कुछ तो आमदनी होगी। मैं अपने ऑटो को उसके पास ले जाकर रोक देता हूँ। जब मैं उसे करीब से देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि वह किसी फैक्ट्री में काम करने वाली मजदूर महिला है। उसने एक मटमैली सी साड़ी पहन रखी थी और हाथ में खाने का टिफिन लिया हुआ था। टिफिन को देखकर ही मुझे यकीन हो गया कि वह फैक्ट्री में काम करने वाली ही होगी, क्योंकि वहां काम करने वाले सभी मजदूर इसी तरह अपने हाथों में टिफिन लेकर जाया करते थे। उसका हुलिया भी वैसा ही लग रहा था। उसके सिर के बाल आगे की तरफ चेहरे पर आ रहे थे और उसका चेहरा धूल मिट्टी से सना हुआ था। बाकी के लंबे बाल उसने पीछे की तरफ किसी रबर से बांध रखे थे, लेकिन आगे के छोटे छोटे बाल चेहरे पर जून रहे थे। जैसे ही मैं उसके पास ऑटो रोकता हूँ, मैं पूछता हूँ, बोलिए बहन जी, कहाँ जाना है? मैंने तो सिर्फ इतना ही कहा था कि तभी अचानक बिना कुछ बोले ही वह मेरे ऑटो की पीछे वाली सीट पर बैठ जाती है। उसे इस तरह बिना कुछ कहे ऑटो में बैठते देख मुझे बहुत अजीब लगता है। तभी मैं उसकी तरफ मुंह करके पूछता हूँ, आपको जाना कहाँ है, ये तो बताइए। आप इस तरह बिना कुछ कहे ऑटो में क्यों बैठ गई? तभी वह मुझे कड़कती हुई आवाज में कहती है, ऑटो चलाएगा तभी तो बताऊंगी कि कहाँ जाना है, या सारे सवाल जवाब यहीं पर करेगा। जब उस औरत ने यह कहा तो मैं सोचता हूं कि चलो ठीक है, शायद आगे चलकर बता देगी। फिर मैं अपने ऑटो को स्टार्ट करता हूं और वहां से निकल पड़ता हूं। थोड़ी दूर आने के बाद मैं फिर से उस औरत से वही सवाल पूछता हूं, लेकिन वह चुप ही रहती है। तभी अचानक वह बोल पड़ती है, तुम कब से इस रास्ते पर ऑटो चला रहे हो? पहले तो तुम्हें कभी इस एरिया में ऑटो चलाते नहीं देखा। जब उसने मुझसे ये पूछा तो मैं जवाब देता हूँ, आप ये बात मुझसे क्यों पूछ रही हैं? वह कहती है, अरे मुझे उन फैक्ट्रियों में काम करते हुए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन यहाँ कोई भी ऑटो वाला नजर नहीं आता। इस वजह से हमें रोज पैदल ही जाना पड़ता है, लेकिन आज पहली बार तुम्हें यहाँ ऑटो चलाते देखा। जब उसने ये कहा तो मैं जवाब देता हूँ, पहले मैं दूसरी तरफ ऑटो चलाता था, लेकिन वहाँ फिल्म सिटी की वजह से ऑटो वालों की बहुत भीड़ रहती थी। मेरी कमाई भी ज्यादा नहीं होती थी, इसलिए मैंने सोचा कि यहाँ ऑटो चलाऊं ताकि अच्छी कमाई हो सके। मुझे पता चला कि इस इलाके में कोई भी ऑटो नहीं चलाता, इसलिए मैंने यही रूट चुन लिया। जैसे ही मैंने ये कहा, वह अचानक से एक अजीब सी आवाज में हंसने लगी। फिर भारी और डरावनी आवाज में बोली, लालच ही तो इंसान को मौत के मुंह में ले जाता है, और आज तुम्हारा लालच ही तुम्हें इस जगह पर खींच लाया है। उसकी आवाज अचानक से बदल गई थी। ये सुनकर मैं एकदम चौंक गया और मेरा पूरा शरीर कांपने लगा। मैं सोचता हूँ कि आखिर यह औरत मुझे ऐसा क्यों कह रही है। तभी मैं बिना पीछे देखे ही उससे पूछता हूँ, आप इन सब बातों को छोड़िए और मुझे बताइए कि आपको कहाँ जाना है। तभी वह औरत फिर से अपनी भारी अजीब सी आवाज में कहती है, मैं जहाँ जा रही हूँ वहां पर तू चलेगा तो तेरे होश उड़ जाएंगे, लेकिन फिर भी मैं तुझे अपने साथ वहां ले जाकर ही रहूंगी। इतना कहकर वह फिर से उसी डरावनी आवाज में जोर जोर से हंसने लगती है।
मैं एक बार फिर उससे पूछता हूँ, अगर आप नहीं बताएंगी कि आपको कहाँ जाना है तो मैं अभी ऑटो रोक कर आपको उतार दूंगा, इसलिए जल्दी से बताइए कि आपको कहाँ जाना है। इस बार जब मैंने सख्ती से उससे ये बात पूछी तो वह कहती है, मुझे तो मुर्दाघर जाना है और तुमको भी मेरे साथ चलना ही पड़ेगा। ये सुनते ही मेरा दिमाग सुन्न हो जाता है। मैं घबराकर उससे कहता हूँ, मुर्दाघर तो इस तरफ है ही नहीं, वह तो अस्पताल के पास है और अस्पताल तो फिल्म सिटी की तरफ पड़ता है। अभी मैं ये सोच ही रहा था कि तभी मुझे अपने कानों में एक अजीब सी गड़गड़ाहट की आवाज़ सुनाई देती है। यह आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मेरा दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। डर के मारे चलते चलते ही मैं धीरे धीरे अपनी गर्दन पीछे घुमाता हूँ और जैसे ही मेरी नज़र उस औरत पर पड़ती है मैं बुरी तरह से कांप जाता हूँ। उसका चेहरा इतना भयानक था कि मेरी हालत खराब हो गई। मेरा पूरा शरीर पसीने से भीग गया और मेरी हिम्मत जवाब देने लगी। अब मेरी हिम्मत इतनी भी नहीं थी कि मैं अपनी गर्दन वापस सामने घुमा सकूं। मैं बस एकटक उस डरावनी औरत को देखता ही रह गया। वह औरत मुझे अजीब तरीके से घूर रही थी और उसके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी, एक ऐसी मुस्कान जिसे देखकर मेरी रूह तक कांप उठी। उसे देखकर मुझे समझ आ गया कि मैंने अपने ऑटो में कोई इंसान नहीं बल्कि एक भयानक बला को बैठा लिया है। अब ये चुड़ैल मेरे साथ क्या करने वाली है, यह सोच सोच कर मेरा दिल बैठा जा रहा था। इसी बीच अचानक मेरे दिमाग में एक बात आई, बाकी ऑटो वाले इस इलाके में ऑटो क्यों नहीं चलाते। अब मैं बिना आगे देखे ही ऑटो चला रहा था। मेरा पूरा ध्यान सिर्फ उस चुड़ैल के चेहरे पर था। तभी अचानक मुझे एहसास हुआ कि मैं बिना आगे देखे ऑटो चला रहा हूँ। जैसे ही ये ख्याल मेरे दिमाग में आया, मेरे हाथ अपने आप ब्रेक पर चले गए और मैंने जोर से ऑटो के ब्रेक लगा दिए। ऑटो अचानक रुक गया और तेज झटके के कारण वह चुड़ैल आगे की ओर लुढ़क गई, सीधे ऑटो के बीच में लगे लोहे के डंडे से जा टकराई। उस लोहे के डंडे से उसका मुंह टकराता है, जिसकी वजह से शायद उसका एक दांत टूट जाता है। जैसे ही उसका दांत टूटता है वह एक अजीब सी आवाज में चिल्लाने लगती है। उसकी चीख सुनते ही मेरा ध्यान फिर से उसकी तरफ जाता है। अब उसके मुंह से बहुत ज्यादा खून निकल रहा था, जो उसके दांतों के साथ साथ पूरे जबड़े में फैल चुका था। खून की धार उसके मुंह से टपक रही थी। पहले से ही उसका चेहरा बहुत डरावना था, लेकिन अब उस टूटे हुए दांत और मुंह से टपकते खून ने उसे और भी भयानक बना दिया था। जब वो औरत मेरे ऑटो में बैठी थी तब उसका चेहरा बिल्कुल भी ऐसा नहीं था, लेकिन अब उसका चेहरा बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई दे रहा था। उसके चेहरे पर जगह जगह जलने के निशान थे, जिन्हें देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने सिगरेट से उसे जलाया हो। उसके एक गाल को बड़े बड़े टांकों से सिल दिया गया था, जिससे ऐसा लग रहा था कि शायद उसका गाल बुरी तरह से फट गया था और उसे टाकों से जोड़ा गया है। उन टाकों से सिला हुआ गाल उसके चेहरे को और भी ज्यादा भयानक बना रहा था। उसके होठों पर भी किसी के काटने के गहरे निशान थे। उन निशानों को देखकर ऐसा लग रहा जैसे किसी ने बहुत बेरहमी से उसके होठों को काटा हो, क्योंकि वे घाव अब भी साफ दिखाई दे रहे थे। उसके सिर के बाल पूरी तरह से बिखरे हुए थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने जबरदस्ती उसके सिर से आधे से ज्यादा बाल उखाड़ लिए हों। उसके सिर के कुछ बाल अभी भी उखड़े हुए थे और उन जगहों से खून झलक रहा था। उसकी आंखों के नीचे गहरे काले निशान थे, जो ये बता रहे थे कि वह बहुत ज्यादा रोती है। शायद रोने की वजह से उसकी आंखों के नीचे ये काले धब्बे पड़ गए थे। कुल मिलाकर उसका चेहरा उस अंधेरी रात में इतना ज्यादा डरावना लग रहा था कि मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं अब समझ चुका था कि ये कोई साधारण औरत नहीं है, ये कुछ बहुत ही अलग और खतरनाक चीज है, क्योंकि जब ये मेरे ऑटो में बैठी थी तब इसका हुलिया ऐसा नहीं था, लेकिन अब इसका पूरा रूप बदल चुका था। मुझे यकीन हो गया था कि ये कोई चुड़ैल या फिर कोई भटकती आत्मा है, लेकिन जैसे ही मुझे इस बात का अंदाजा होता है, मैं सोचता हूँ कि अब मुझे यहाँ से बचकर निकलना होगा। अभी मैं मन ही मन ये सब सोच ही रहा था कि तभी उस टूटे हुए दांत के दर्द से कराहती हुई वह चुड़ैल मुझसे कहती है, आज तूने मुझे बहुत ज्यादा दर्द दिया है। आज से पहले मैं कितने ही लोगों के ऑटो में बैठी, लेकिन किसी ने भी कभी ऐसा कुछ नहीं किया जिससे मुझे तकलीफ हो, लेकिन तूने आज मेरा दांत तोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी है। अब तुझे इसकी सजा मिलेगी। उसकी बातें सुनकर मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। वह फिर आगे कहने लगी,
जिस तरह मैंने पहले उन लोगों को तड़पा तड़पा कर मारा था, उसी तरह मैं तुझे भी मारूंगी। तुझे देखते ही मुझे अपना वह घाव याद आ जाता है। मेरे साथ हुई वह दरिंदगी और हैवानियत याद आने लगती है। और जिस दिन मेरे साथ वह सब हुआ था, उस दिन मैंने मरने से पहले कसम खाई थी कि मैं तो सिर्फ एक ही मरी थी, लेकिन एक के बदले में मैं कई लोगों को मौत के घाट उतारूंगी। जिस तरह तुम लोगों ने उस दिन मेरी रूह को तड़पा तड़पा कर मार डाला था, उसी तरह अब मैं तुम सबको मारूंगी। अब उसकी आवाज और ज्यादा डरावनी हो गई थी। तूने इस एरिया में और चलाकर बहुत बड़ी गलती कर दी है और अब तुझे इसकी भारी सजा भुगतनी पड़ेगी। जैसे ही मैंने उसकी जुबान से ये शब्द सुने, मेरा पूरा शरीर डर के मारे कांप उठा। मैं सोचने लगा, आज तो शायद मेरी जिंदगी का आखिरी दिन है। अब ये चुड़ैल मुझे यहीं पर मार डालेगी। डर के मारे मैं अचानक ऑटो से कूद गया और वहां से तेजी से भागने लगा। उस वक्त मैं इतनी तेज दौड़ रहा था जितना पहले कभी नहीं दौड़ा था। मैं बस खुद को बचाने की उम्मीद में भाग रहा था, लेकिन तभी मुझे पीछे से अपने ही ऑटो की आवाज सुनाई दी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो मेरी रूह कांप उठी। वह चुड़ैल अब मेरे ही ऑटो को चला रही थी और मेरा पीछा कर रही थी। उस अंधेरी रात में उस सुनसान सड़क पर मैं हांफता हुआ भाग रहा था और मेरे पीछे पीछे मेरे ही ऑटो को चलाकर वह चुड़ैल मेरा पीछा कर रही थी। वह बार बार ऑटो के बाहर झांककर अपने लंबे डरावने हाथों से मुझे इशारा कर रही थी और कह रही थी, रुक जा, अगर आज नहीं रुका तो तुझे इतनी तकलीफ देकर मारूंगी कि तू सोच भी नहीं सकता, और अगर रुक गया तो मैं तुझे आसान मौत दूंगी। इतना कहते ही वह चुड़ैल ऑटो चलाते चलाते बीच बीच में डरावनी हंसी भी हंस रही थी। अब तो ये किसी हॉरर फिल्म के सीन जैसा लग रहा था, जिसको याद करके आज भी मैं कभी कभी बहुत ज्यादा डर जाता हूँ। जब मैं आगे आगे भाग रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि थोड़ी ही देर में ये चुड़ैल इस ऑटो से मुझे पकड़ लेगी, क्योंकि कोई भी इंसान एक ऑटो से तेज स्पीड में नहीं भाग सकता। लेकिन फिर भी मैं अपना पूरा जोर लगाकर दौड़ रहा था। भागते भागते ही मैं अपने मन में बप्पा को याद करने लगता हूँ। हे बप्पा, आज मेरी मदद करो, मुझे किसी भी तरह से इस चुड़ैल के चंगुल से बचाओ। कुछ ही दिनों पहले मेरे पिता का साया मेरे ऊपर से उठा है, जिसकी वजह से हम सभी इस मुश्किल स्थिति में आ गए हैं। अगर अब मुझे भी कुछ हो गया तो फिर मेरे पीछे मेरा परिवार, मेरी माँ और मेरी बहन कैसे रहेंगे? अभी मैं मन ही मन बप्पा से ये प्रार्थना कर ही रहा था कि तभी मुझे सामने से पुलिस की एक पीसीआर वैन आती हुई दिखाई देती है, जो कि रात में अक्सर पेट्रोलिंग के लिए निकलती है। जैसे ही मैं उस पीसीआर वैन को देखता हूँ, मुझे अपने आप को बचाने की एक उम्मीद नजर आती है। वह वैन देखते ही मेरे अंदर थोड़ी हिम्मत आती है, जिसके बाद मैं और भी ज्यादा तेज दौड़ने लगता हूँ। दौड़ते दौड़ते ही मैं उस पीसीआर वैन को रुकने का इशारा करता हूँ। थोड़ी ही देर में वह वैन मेरे पास आकर रुक जाती है। पुलिस वालों ने मुझे इस तरह हांफता हुआ देखा तो वे मुझसे पूछते हैं, क्या हुआ? तुम इस तरह क्यों भाग रहे हो? क्या कोई तुम्हारे पीछे पड़ा है? तो मैं घबराते हुए कहता हूँ, हाँ, पीछे तो पड़ा है, लेकिन वह कोई इंसान नहीं बल्कि एक भूत है, यानी कि एक चुड़ैल है। जब मैंने उन पुलिस वालों से ये बात कही तो पहले तो वे गाड़ी में बैठकर हंसने लगे। फिर उनमें से एक पुलिस वाला मुझसे कहता है, अरे तुम डरो मत, भूत वूत कुछ नहीं होता। तभी मैं उस पुलिस वाले से कहता हूँ, नहीं साहब, होता है, और वो अभी भी मेरे पीछे पड़ी हुई है। जब पुलिस वालों ने मेरे मुंह से ये बात सुनी तो वे सभी अपनी पीसीआर वैन से नीचे उतर आए। फिर उनमें से एक ने मुझसे कहा, थोड़ा तसल्ली से बैठो और आराम से हमें बताओ कि क्या हुआ है। इसके बाद एक पुलिस वाला गाड़ी में रखी पानी की बोतल निकालता है और मुझे पानी पीने के लिए देता है। मैं पानी पीता हूँ, जिससे मेरा दिल और दिमाग थोड़ा शांत होता है। फिर मैं उन लोगों को अपने साथ हुई पूरी घटना बताता हूँ। मेरी बात सुनकर वे पुलिस वाले अचानक गंभीर हो जाते हैं। पूरी कहानी सुनते ही वे उल्टा मुझे ही डांटने लगते हैं। वे मुझसे कहते हैं, हमने कितनी बार लोगों को समझाया है कि रात के वक्त इस इलाके में दिन ढलने के बाद घूमना फिरना बंद कर दें। खास तौर पर ऑटो वालों को तो बिल्कुल नहीं आना चाहिए, लेकिन हमारी कोई नहीं सुनता। आज से पहले भी इस सड़क पर कई डरावने हादसे हो चुके हैं, जिनमें कई निर्दोष लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। आज तुम्हारी किस्मत अच्छी थी जो सही समय पर हम तुम्हें मिल गए। जब वे पुलिस वाले मुझसे ये सब कह रहे थे, तब भी मैं बार बार अपनी नजरें घुमाकर
पीछे उस सड़क की तरफ देख रहा था, लेकिन अब मेरा ऑटो मुझे दूर दूर तक कहीं भी नजर नहीं आ रहा था। इसके बाद पुलिस वाले मुझे अपनी पीसीआर वैन में बिठाते हैं और मेरी चौल में मेरे घर पर छोड़ देते हैं। जब वे लोग मुझे घर पर छोड़कर जाने लगते हैं तो मैं उनसे कहता हूँ, साहब मेरे ऑटो का क्या हुआ? मेरा ऑटो तो मेरे हाथ से चला गया। पुलिस वाला मुझसे कहता है, अरे तुम्हारे ऑटो को कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ऑटो मिल जाएगा। कल सुबह जाकर उस सड़क पर देख लेना, कहीं न कहीं खड़ा होगा। लेकिन जाते जाते भी वह पुलिस वाला मुझे चेतावनी देता है, आज रात को दोबारा उस सड़क पर जाने की गलती मत करना। अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है, कल सुबह के बाद ही वहां जाकर अपना ऑटो देखना। इसके बाद वे लोग चले जाते हैं और उनके जाने के बाद मैं भी अपने घर पर चला जाता हूँ। घर पहुंचकर मैं सारी बात अपनी माँ और बहन को बताता हूँ। मेरी बात सुनकर वे भी बहुत ज्यादा डर जाती हैं। दूसरे दिन सुबह होते ही मैं अपनी चौल के 2 लोगों को और अपने दोस्त को साथ लेकर उस सड़क पर जाता हूँ और अपने ऑटो को ढूंढने लगता हूँ। काफी देर तक ढूंढने के बाद मेरा ऑटो मुझे सड़क के किनारे एक खाई में पड़ा हुआ दिखाई देता है। लेकिन जिस हालत में वह ऑटो वहां पड़ा था, उसे देखकर मेरी हिम्मत ही टूट जाती है। मुझे समझ में आ जाता है कि अब मेरे सिर पर बहुत बड़ा कर्ज आ गया है। पता नहीं मैं इसे कैसे चुका पाऊंगा। जब हम ऑटो के पास जाते हैं तो देखते हैं कि वह पूरी तरह से जल चुका था। शायद कल रात ही किसी ने उसमें आग लगा दी थी। अब उसकी सीटें और बाकी का सामान पूरी तरह राख हो चुका था। सिर्फ जलता हुआ लोहा ही बचा था, लेकिन वह भी पूरी तरह से बेकार हो गया था। और उस चीज को देखकर मैं बहुत ज्यादा निराश हो जाता हूँ। मैं सोचता हूँ कि अब इस जले हुए ऑटो को मैं अपने घर ले जाकर भी क्या करूँगा। इसी वजह से मैं उसे वहीं पर छोड़ देता हूँ। घर आकर जब मैं अपनी माँ को ये बात बताता हूँ तो मेरी माँ मुझे कहती है, कोई बात नहीं बेटा, तू निराश मत हो। हम लोग जिस आदमी से तूने वो ऑटो किराए पर लिया था उसका कर्ज भी चुका देंगे और नया ऑटो भी ले लेंगे। जब मैंने अपनी माँ के मुंह से ये बात सुनी तो मैं उनसे कहता हूँ, माँ आप पागल हो गई हो क्या? आखिर ये सब कैसे होगा? तभी मेरी माँ अपने गहने लाकर देती है और मुझसे कहती हैं, तू इन गहनों को बेच दे और जो भी पैसे आए पहले उस ऑटो वाले का कर्ज चुका देना। बाकी के जो पैसे बचेंगे उनसे एक दूसरा ऑटो ले लेना। जब तू कमाने लगे तो फिर मुझे ये गहने बनवा देना। उसके बाद मैं वैसा ही करता हूँ और थोड़े दिनों में हमारी जिंदगी अच्छी हो जाती है। लेकिन उस दिन के बाद मैं कभी भी उस इलाके में ऑटो चलाने नहीं जाता। भले ही मैं थोड़ा कम कमा लूं, लेकिन आज भी मैं उस डरावनी घटना को अपने जहन से नहीं निकाल पाया हूँ। थोड़े ही दिनों बाद मुझे उस सुनसान सड़क की सच्चाई पता चलती है। जब मैंने अपने आसपास के लोगों को मेरे साथ हुई उस डरावनी घटना के बारे में बताया तो मुझे पता चला कि उस सड़क पर कई साल पहले एक महिला के साथ बहुत बड़ी दरिंदगी हुई थी। कुछ लोगों ने उसका रेप किया था, उसे बुरी तरह से मारा पीटा और बहुत ज्यादा टॉर्चर भी किया था। उसके चेहरे का एक पूरा हिस्सा फाड़ दिया गया था। जब उसे अस्पताल ले जाया गया तो कुछ दिनों के इलाज के बाद उसकी मौत हो गई थी। जब पुलिस ने इस मामले की जांच की तो पता चला कि जिस ऑटो में वह महिला बैठी थी उसी ऑटो वाले ने उसके साथ वह दरिंदगी की थी। इसी वजह से आज भी उस महिला की आत्मा उस सुनसान सड़क पर भटकती है। वह किसी भी ऑटो वाले को देखते ही, मौका मिलते ही उसे अपना शिकार बना लेती है और उसे मारकर अपनी मौत का बदला लेती है। जब ये घटनाएं बार बार उस सुनसान सड़क पर होने लगी तो कोई भी ऑटो चालक वहां जाने की हिम्मत नहीं करता था। लेकिन मुझे इस बारे में पहले से कुछ पता नहीं था। इसी वजह से उस दिन मैं उस औरत की आत्मा के चंगुल में फंस गया था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी ये मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और अगर आप यहाँ तक आ चुके हैं तो कमेंट में अपना नाम और शहर जरूर लिखें ताकि अगली आने वाली वीडियो में मैं आपका नाम ले सकूं। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि आपका ये छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत मायने रखता है।